नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर का एक साथ रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जो हम पहले देख चुके हैं हमारे चैनल पर, वह चैप्टर आ चुका है पूरा। हम बात करते हैं, उस चैप्टर का नाम था नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। क्या नाम था? नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। हमने देखा देश के सामने तीन चुनौतियां थी। कौन कौन सी चुनौतियां थी? कि पहले देश को एकता के रूप में स्थापित करना, दूसरी चुनौती हमारे सामने क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करना, और तीसरी चुनौती हमारे सामने थी नियोजित विकास की। अब हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज पढ़ पड़ेंगे, क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम एक एक टॉपिक को आसानी से पढ़ सके, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज हम शॉर्ट में समझेंगे कि देश के सामने जो पहली चुनौती थी एकता को स्थापित करने की, एकता को स्थापित करने की जो चुनौती हमारे सामने थी, उसकी हम बात करते हैं। तो भारत देश का हमने देखा था क्या हुआ था? विभाजन। क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन के हमने क्या क्या देखा है? इसकी प्रक्रिया अलग से देखी और परिणाम हमने अलग से देखे हैं। प्रक्रिया और परिणाम हम बात करते हैं कि प्रक्रिया क्या रही थी। हमने देखा है कि भारत देश का जो विभाजन हुआ, उसके अंतर्गत प्रक्रिया यह रही कि भारत देश को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा रहा था। जो उस समय जो सारा क्षेत्र ब्रिटिश भारत था, उस समय जो सारा क्षेत्र ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जा रहा था, हम कह सकते हैं ये जो पूरा क्षेत्र उस समय जो आ रहा था, कि हम बात करें कि इस समय ये पूरा जो ये पाकिस्तान वाला जो इलाका भी उस समय आ रहा था, ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये जितना भी पूरा हम भारत कह सकते हैं, ये कहलाया उस समय ब्रिटिश भारत। अब हम बात करते हैं इस ब्रिटिश भारत का जब विभाजन किया गया था, तो इस ब्रिटिश भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था। उन विभाजनों की यदि हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान हमारे सामने ये देश थे। आया समझ में? अब हम बात करते हैं प्रक्रिया में क्या हुआ कि इन दोनों देशों को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा रहा था। और धर्म के आधार पर विभाजित करने की बात किसने कही थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत। यह बात किसके अंतर्गत कही गई है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कही गई है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने यह सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, विभाजन का प्रमुख कारण मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत। ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। एक चीज ध्यान रखना आप कि विभाजन की प्रक्रिया तो हो गई, दो देशों को विभाजित भी कर दिया था, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, तब एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखना, ये वह व्यक्ति है जिनको सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हम बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस मुस्लिम लीग ने जो सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, इसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था इन्होंने। ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। आया समझ? जबकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था? कि भारत देश का बंटवारा हो, और वो किस आधार पर होना चाहिए विभाजन? धर्म के आधार पे किसका विभाजन होना चाहिए? ब्रिटिश भारत का, जो दो भागों में बंटकर हो चुका था आगे जाकर। अब हम बात करते हैं इसके परिणाम क्या निकले। परिणाम की हम बात करें, परिणाम की यदि हम बात करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन चुके थे। हमने बात करा है कि वहां के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे बाद में, ठीक है ना। वहीं की पुलिस ने वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। जो किसी समय एक ही स्थान हुआ करता था, एक ही क्षेत्र हुआ करता था, ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि वहां पर महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था। महिलाओं को अगवा किया गया तो लोगों ने अपने घर की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। कई महिलाएं अपने बच्चों से दूर हो गई, कई लोग अपने घर में ही विदेशी बन गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान देश का जो विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान देश का जो विभाजन होता है, वो 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को होता है। तो ये हमने देखे परिणाम।
अब इसमें अपन एक और बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक और रहेगा, रजवाड़ों का विलय। किसका विलय? रजवाड़ों का विलय। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे आज अपन। केवल इस चैप्टर का अगला पॉइंट रहेगा अपना रजवाड़ों का विलय। ये रजवाड़ों का विलय क्या है? ये रजवाड़े क्या थे? हमने देखा है कि जिन रियासतों पर सीधा राजाओं जिन रियासतों पर राजाओं का जो अधिकार होता था, रियासतों पर जहां पर राजाओं का अधिकार होता था, वो तो कहलाए क्या? रजवाड़े। और वह ब्रिटिश प्रांत, या हम कह सकते हैं वह प्रांत या वह राज्य जिन पर सीधे अंग्रेजों का अधिकार होता था, वह क्या कहलाया? ब्रिटिश भारत कहलाया। तो उस समय ब्रिटिश भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक साइड तो प्रांत थे और एक साइड रजवाड़े थे। अब इन रजवाड़ों को भारत में मिलाना एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने थी। रजवाड़ों का विलय की बात करते, इसके अंतर्गत सबसे अहम योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की 565 रियासतों का क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण, यदि गजब की बात करें तो ध्यान रखना, इन 565 रियासतों में से अधिकांश रियासतें भारत में शामिल होना चाहती थी। कहां शामिल होना चाहती थी? भारत में अधिकांश रियासतें शामिल होना चाहती थी। अधिकांश की यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत अधिकांश रियासतें शामिल होना चाह रही थी। कुछ रियासतें ऐसी थी जो उस समय भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह रियासतें ऐसी रियासतें थी जिनके अंतर्गत मुस्लिम बहुसंख्यक लोग रह रहे थे। यदि हम बात करें वो रियासतें कौन कौन सी है, हमने पहले भी देखा था कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर। कौन कौन सी थी? जूनागढ़, मणिपुर, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया और मणिपुर हो गया। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। अब इसमें से हम बात करें, एक हैदराबाद रियासत प्रमुख रियासत थी उस समय भारत में। कौन सी रियासत है? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत की यदि हम बात करते हैं तो ये वह रियासत थी जो उस समय हिंदुस्तान के चारों ओर घिरी हुई थी। आज भी आपको पता है महाराष्ट्र का जो अपने आंध्र प्रदेश का भाग है, वह भाग वर्तमान में आज हैदराबाद है। जो प्राचीन समय में महाराष्ट्र हैदराबाद जो वाला भाग होता था, जो महाराष्ट्र हो गया या आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा हो गया, वो उस समय हैदराबाद कहलाता था। आज इसको अलग से बना दिया गया है। आज हम बात करें तो उस समय ये हैदराबाद भारत के चारों तरफ घिरा हुआ था। तो यह इस समय कह रहा था, हैदराबाद का जो प्रमुख शासक था वो कौन होता था? निजाम। कौन होता था? निजाम। ध्यान रखना, यहाँ का जो सबसे अमीर व्यक्ति या यहाँ का जो शासक होता था वह कौन होता था? निजाम। निजाम ने यह बात कही कि हम भारत देश में शामिल होना नहीं चाहते हैं और हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सोचा कि यदि ये रियासत को किस प्रकार मिलाया जाएगा, क्योंकि कोई क्षेत्र भारत के बीच में स्थित है, उसको पाकिस्तान में कैसे मिलाया जा सकता है? यह बात संभव ही नहीं थी। हुआ क्या कि इस समय यहाँ के तेलंगाना के लोग जो किसान थे और जो महिलाएं थी, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। किसके प्रति? निजाम के प्रति, क्योंकि उस समय निजाम वहां की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा था और उस अत्याचार से निपटने के लिए निजाम के खिलाफ तेलंगाना के लोगों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। जब निजाम को यह बात पता चलती है कि यहाँ के किसानों और महिलाओं ने मेरे खिलाफ आंदोलन कर दिया है, तो निजाम ने अपनी तरफ से क्या भेजा? एक अर्धसैनिक बल। क्या भेजा? एक अर्धसैनिक बल, जिसको क्या कहा गया था? रजाकार। क्या भेजा गया? क्या कहते हैं? रजाकार। ध्यान रखना, रजाकार किसने भेजा था? निजाम ने भेजा था। क्या करने के लिए? कि इस आंदोलन का दमन कर दिया जाए। उस रजाकार ने उस आंदोलन का दमन तो कर दिया, रजाकार ने आंदोलन का दमन तो कर दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात ही इस निजाम को सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया। आया समझ में? कुछ समय बाद ही निजाम को भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया और हैदराबाद रियासत को भी भारत में ही शामिल कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं मणिपुर रियासत की। देखो, दो इंपॉर्टेंट रियासत रहेगी, आपके क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि हैदराबाद
और मणिपुर रियासत को भारत के अंतर्गत किस प्रकार विलय किया गया, अपने शब्दों में लिखिए या 100 शब्दों में लिखिए। तो ध्यान रखना 50-50 शब्द लिखने तो लिख सकते हो आप इसमें कि हैदराबाद का प्रमुख शासक निजाम होता था। वो निजाम कौन होता था? जो वहां के सबसे अमीर लोग होते थे। निजाम ने वहां के लोगों पर दमन करना या वहां पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो लोग उससे परेशान होकर किसान और महिलाएं तेलंगाना के उसके खिलाफ क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। उस आंदोलन का जब इसे पता चलता है ये क्या भेजता था? अर्धसैनिक बल, जिसको क्या कहते हैं? रजाकार जाकर वहां क्या कर देता? दमन कर देता वहां के लोगों पर। और कुछ समय बाद निजाम को ही वहां क्या करना पड़ जाता? आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। तो हो गए 50 शब्द, तो आप लिख ही सकते हो आराम से। अब हम बात करें हैदराबाद के साथ में एक और रियासत है जिसकी बात अपन इधर कर लेते हैं, जगह नहीं इधर, मणिपुर। देखिए मणिपुर क्या था? मणिपुर की बात करें, इस समय मणिपुर के राजा का नाम था, यहाँ राजतंत्र था। मणिपुर पे क्या था? राजतंत्र। और इस समय मणिपुर के शासक का नाम की बात करें तो वो थे बोधचंद्र सेन। कौन थे? बोधचंद्र सेन थे। अब उस समय भारत सरकार ने बोधचंद्र सेन के साथ मिलकर यह बात की कि आपको भी भारत क्षेत्र में ही मिलाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही जनमत के दबाव में आकर वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया राजा के प्रति। बोधचंद्र सेन के प्रति क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और उस दबाव में आकर 1948 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव। ये बात ध्यान रखना, प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि जनमत के दबाव में आकर भारत में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव कहां करवाया गया था? मणिपुर में। कहां करवाया जाता है? मणिपुर में। यह चुनाव कब होता है? 1948 में। उस समय मणिपुर के राजा कौन रहते हैं? बोधचंद्र सेन। लेकिन वहां पर जब चुनाव हो जाता है उसके पश्चात बाद में भी वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर मणिपुर रियासत को भी भारत में शामिल कर लिया जाता है। आया समझ में? यहां तक कंप्लीट अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? एक हम देखे विभाजन और एक हो गया अपना रजवाड़ों का विलय। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट अपना रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। कौन सा रहेगा? राज्यों का पुनर्गठन। देखिए पुनर्गठन क्या होता है, वो चीजें अपने को सबसे इंपोर्टेंट रहेगी। राज्यों का पुनर्गठन हुआ क्या था कि पुनर्गठन शब्द का अर्थ क्या? पुनर्गठन करना यानी फिर से किसी चीज का गठन करना, किसी वस्तु का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का। आया समझ में? तो पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से वापस उसको जोड़ना। आया समझ में? तो अब हम बात करते हैं किसका होगा पुनर्गठन? राज्यों का। अब राज्यों का पुनर्गठन करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमारे सामने पहली चुनौती हमने देखी थी एकता के रूप में स्थापित करना। जब हमने भारत के अंतर्गत 565 रियासतों का एकीकरण कर लिया था तो हमारे सामने एक प्रकार यह भी था कि राज्य की सीमाओं को भी निश्चित कर दिया जाए कि किस क्षेत्र तक किस राज्य की सीमा होगी। आज अपने ऐसे थोड़े ना कह सकते हैं कि भाई ये जो गुजरात का कोई क्षेत्र है तो अपने राजस्थान में आ रहा है। अपन ऐसे कह सकते हैं क्या? ये जो उज्जैन है अपने राजस्थान में है भाई, हम ऐसे कह सकते हैं क्या? चंडीगढ़ है जो हमारे राजस्थान में, ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। ध्यान रखना, इन सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? राज्य पुनर्गठन द्वारा। अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। किसकी बात करते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए यहां पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना की गई थी जो कब हुआ था? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। लेकिन इससे पहले ही आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। देखिए राज्य पुनर्गठन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है आंध्र प्रदेश राज्य का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश की बात हम करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ के प्रमुख नेता रहते हैं जिसका नाम क्या होता है? पोट्टी श्रीरामुलु। कौन होते हैं? पोट्टी श्रीरामुलु। हाँ, श्रीरामुलु। अब ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? ये सरकार को गुजारिश करते हैं कि आप हमारे को भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए। आया समझ में? तो इनकी बात सरकार ने नहीं सुनी और इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। अब होता क्या है कि जो यहाँ के ये नेता है पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू
कर दी। और भूख हड़ताल जब शुरू इन्होंने की तो 56 दिनों के बाद में, कितने दिनों के बाद में, 56 दिनों के बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। और दबाव में आकर भारत सरकार को इनकी मांग को स्वीकार करना पड़ता है और आंध्र प्रदेश को, किसको, आंध्र प्रदेश को 1952 ईस्वी में भाषाई आधार पर, किस आधार पर, भाषाई आधार पर क्या बना दिया जाता है, नया राज्य बना दिया जाता है। एक चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन है उसका आधार हमने क्या रखा था, भाषाई, के राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया जाएगा, भाषा के आधार पे। ये हमने उस वीडियो में देखा था। 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, 1920 का कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या रखा जाएगा, भाषा रखा जाएगा, कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश। किस प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। कब किया गया, 1952। किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का होता है। किस आधार पे होता है, भाषाई आधार पे होता है। आया यहां तक का समझ में। अब दूसरे राज्यों ने, वो कहता है ना कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदल देता है साहब, आया समझ में। तो इसका भी कारण है कि इधर इसने, आज अपन नहीं कहते, देखो 4 भाई है एक घर में, एक घर में 4 लड़के हैं किसी पिता के, तो एक बच्चा कह दिया यार एक की मांग पूरी होगी बड़े वाले की, तो छोटे वाले नखरे करेंगे नहीं करेंगे, नहीं पापा पापा मुझे भी दिलाओ, पापा मुझे भी दिलाओ, नहीं तो वो रोने लग जाते हैं। आया समझ में। तो अब होता क्या है, उनकी मांग को भी पूरा किया जाता है। इसी प्रकार भारत देश के अंतर्गत जब आंध्र प्रदेश को नया राज्य बना दिया भाषा के आधार पे, तो दूसरे राज्यों के अंतर्गत भी भूचाल आ गया कि हमें भी भाषा के आधार पे नया राज्य बना दिया जाए। इस बात को लेकर भारत देश के अंतर्गत 1953 में, 1953 ईस्वी में एक आयोग की स्थापना होती है जिसका नाम क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है, 1953 ईस्वी में होती है। क्यों होती है, क्योंकि दूसरे राज्यों ने भी भाषा के आधार पे नया निर्माण करने की मांग कर दी थी और उनकी मांग को पूरा करने के लिए भारत ने एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और कब होता है, ये 1953 में। इसके कुछ समय बाद ही इस आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। क्या जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अंतर्गत रिपोर्ट में क्या था कि 1956 में, 1956 ईस्वी में जब इस आयोग ने एक रिपोर्ट पारित की थी कि उसके द्वारा 1956 ईस्वी के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यह अधिनियम कब पारित होता है, 1956 में। इसके द्वारा भारत देश के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 6 केंद्र शासित प्रदेश। आया समझ में। अब हम बात करें, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमने पढ़ लिया यहां तक, ये अपने पूरे पाठ का रिवीजन हो गया एक प्रकार से, कि कुछ चंद मिनटों में हमने कर लिया। एक तो हमने पूरा क्लियरिटी देखा था, बिल्कुल क्लियर से देखा था कि किस प्रकार हमने एक को एक्सप्लेन किया था। आज हमने बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगामी दिनों में, कुछ दिनों बाद में, कुछ महीनों बाद में आपकी परीक्षा है, तो एक साथ आपको पढ़ने भी मिल सकता है। जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी हम बात करें तो इस चैप्टर नंबर 1 के जो राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां हैं उनके प्रमुख टॉपिक की एक तो यह है विभाजन, दूसरा है रजवाड़ों का विलय और तीसरा राज्यों का पुनर्गठन। आया समझ में। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6।